रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए, छुट्टी का दिन है मगर सब तशरीफ़ लाए में बहुत शुक्रिया। छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा क्योंकि मुझे पता है सवालात काफ़ी होने, सो इसलिए टू द पॉइंट करूँगा। आज आप देख लें कि हमारे साथ यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो पीटीआई के, जो कि आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो है मेरे साथ तो जो एमपीएस बैठी हुई हैं, एक्स एमपीएस, आपको पता है वो भी दोनों, उनकी जद्दोजहद का आपको पता है, उनकी सब चीज़ों का आपको पता है, इन सब ने पब्लिक लाइफ गुजारी हुई। हमारे साथ पीछे यहाँ पे काउंसलर्स जीते हुए हैं, यहाँ पे चेयरमैन जीते हुए हैं, यहाँ पे वर्कर्स हैं, यहाँ पे हर किस्म का जो हमारे साथ पहले पीटीआई में होते थे आज वो इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं। वजह क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आज इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल क्यों? जो पिछले कुछ सालों में हम सब की जद्दोजहद, यहाँ पे मुझे पता है जो लोग बैठे, मैं सबको पुराना जानता हूँ, 10 साल से किसी को जानता हूँ, किसी को 15 साल से जानता हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी पीछे ऐसा पीटीआई का बंदा नहीं बैठा हुआ जिसको मैं 10 साल से ज़्यादा से नहीं जानता। यहाँ जो फैसले पीटीआई में हुए, जो फैसले हम सब ने देखे, हम सब उन फैसलों में से गुजरे, उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि लोग फैसला करते जा रहे हैं कि पीटीआई में रहना है कि नहीं रहना। मैं आपको यह बता दूं, सबसे पहला फैसला जो था, हमें पहली दफा इक्तदार मिलता है, एक लंबी जद्दोजहद चल रही है, लंबी जद्दोजहद, और सब समझते हैं कि अगर पार्टी चेंज कर ली है आपने तो आपका नजरिया बदल गया है। ये कहां का, ये किसने फैसला किया? ये कौन फैसला कर रहा है? मुझे ये बताएं कि अगर आपने पार्टी चेंज कर ली है तो आपका नजरिया बदल गया। हमारा नजरिया वही है जिस चीज के लिए हमने पीटीआई ज्वाइन की थी, जिसके लिए हमने सियासत शुरू की थी, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। हमें सिर्फ 3.5 साल मिले। उन 3.5 साल के अंदर जो भी हम में से यहां पे जो सब बैठे हुए हैं, यहां पे पीएमएलएन के लोग भी शामिल हुए हैं, यहां पे पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम कहता हूं। जो भी जद्दोजहद जिसने अपनी लेवल पे की, चाहे वो काउंसलर थे, चाहे वो चेयरमैन थे, चाहे वो एमपीए थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, कोशिश लोगों के लिए थी कि उनकी जिंदगियां बेहतर करें। जद्दोजहद वही है, अभी भी जद्दोजहद चेंज नहीं हुई। जस्ट बिकॉज आपने पार्टी चेंज कर लिया डज नॉट मीन कि जद्दोजहद बदल गई है, आपका नजरिया बदल गया। ये कभी भी नहीं होता। सो इसलिए 3.5 साल पहले हमें पहली दफा हुकूमत मिलती है और एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। उसने मेरे ख्याल से शायद हफ्ता पहले पार्टी ज्वाइन की थी या शायद थोड़ी देर उसके बाद। हमें नाम तक नहीं पता था। ये मेरे साथ दोनों बैठी, इनसे पूछ लें इनको नाम अगर उस दिन पता हो जिस दिन नाम अनाउंस हुआ। हमें नाम भी नहीं पता था, शक्ल भी नहीं पता थी। हमने कहा जी खोलो, इंटरनेट खोलो, देखो ये बंदा है कौन। उसको कहा गया जी कि ये 10 दफ़ा भी, अगर मैं पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मैं 10 दफ़ा भी हुकूमत में आया तो मेरा 10 दफ़ा यही चीफ मिनिस्टर होगा। वसीम अकरम प्लस था। जो हालात उसने किए, मैं कैबिनेट में था 3.5 साल इस आदमी के साथ, 3 साल, जिस तरह काम करवाना जितना मुश्किल हमारे लिए हो गया था, और जो हालात पंजाब के वो आपके सामने हैं। मैं करप्शन की तो बात ही नहीं यहां कर रहा, मैं तो अहलियत की बात कर रहा हूं सर, अहलियत की बात। करप्शन की चीजें वो आपके सामने रोज मीडिया पे आ रही है, नहीं आ रही है, मैं उससे ताल्लुक ही नहीं जोड़ रहा इस पर। मैं सिर्फ कह रहा हूं अहलियत पे। उस आदमी को इस अहलियत पे रखा गया कि जी इसके घर बिजली नहीं है या इसके घर पानी नहीं आ रहा, पता नहीं उस वक्त इसी तरह की कोई चीजें कही गई थी। उस्मान बुज़दार साहब के वालिद साहब एमपीए रह चुके थे, वो खुद इलेक्टेड ऑफिशियल रह चुके थे।
अगर एक इलेक्टेड ऑफिशियल के घर में बिजली और पानी नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो उसका गिरबान पकड़ना चाहिए कि तुम एक इलेक्टेड आदमी हो, तुम अपने घर के हालात नहीं ठीक कर रहे तो तुमने किसी और के घर के हालात क्या ठीक करने? तुम अपने घर बिजली नहीं दे सक रहे, तुम अपनी सड़क नहीं बनवा घर के तक बनवा सक रहे कि लोग तुम्हारे पास पहुंच सके जिन्होंने तुम्हें वोट डाला है, तो तुमने बाकियों के लिए क्या करना? सो बात अहलियत की है। सो अगर इतने पार्टी में और क्वालिफाइड लोग थे जिनको सीएम बनाया जा सकता था, जो कि इतना बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, जो एक जद्दोजहद में थे, इस आदमी को तो पता ही नहीं था कि हम लोग किस प्रोसेस में से गुजर के यहां आए। इस आदमी को तो अंदाजा ही नहीं था किन तकलीफों में से ये सब लोग गुजरे और सारी पीटीआई गुजरी है। एक मौका पहली दफा मिला और हमें तोहफा मिला उस्मान बुज़दार। सो मेरी अब पीटीआई चेयरमैन से एक रिक्वेस्ट होगी, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया है, शौकत खाना। बुज़दार अब फारिग है तो बुज़दार को वहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड बना दें, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त है ना कि उसको 10 दफ़ा बनाना था सीएम, उसको शौकत खानम के बोर्ड का हेड बना दें। एक हफ्ते में इसने अस्पताल तबाह ना कर दिया, मेरा आप नाम बदला। एक हफ्ते में जो हालात इसने पंजाब के किए, और वजूहात क्या थी? आपने देखा नेशनल असेंबली को छोड़ने का जो डिसीजन था, हम सब समझते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए था। आप घर बैठ के किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, आप ऐवानों के अंदर बैठ के मुकाबला करते हैं अपने इलेक्टेड लोगों के साथ। अगला फैसला पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। किन लोगों के कहने पे एक माफिया जो वहाँ बैठा हुआ था, उसने बैठ के ऐसा सबको पागल बनाया कि असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी, केपी की असेंबली डिसॉल्व कर दी। आई मीन ये फैसले वो थे कि एक के बाद एक गलत फैसला हो ही जा रहा था। सब ने मुझे कहा जी कि आपने तब क्यों नहीं कहा खान साहब को जब आप हुकूमत में थे। एग्जैक्टली 2.5 साल, मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली 2.5 साल जब हुए तो मैंने उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग रखी, मैंने जाके सब कुछ बताया, एक एक चीज मैंने उनको बताई कि जी ये पंजाब में हो गया। आधा घंटा वो मीटिंग चली, उन्होंने एक एक चीज नोट की, रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि पीटीआई चेयरमैन की आदत है कि बाद में आप जाके बताते हैं तो वो कहते हैं ओ मुराद तुम्हें तब पता था, तुमने आके बताया क्यों नहीं? मैं तो सब कुछ बताया था जिस वक्त हम हुकूमत में थे। और उस दिन से उस्मान बुज़दार साहब मेरे डबल खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता लग गया था कि मैं क्या बातें करके आया। इन सब लोगों ने, जो हम सब ने इन फैसलों को बर्दाश्त किया, हमने देखा कि पार्टी किस तरफ जा रही है, कौन लेके जा रहा है इस पार्टी को, वो नाम भी सबको पता ही है, सब ने देखे हैं कि आखिरी 1 साल के अंदर तो बिल्कुल हम में से मेरे ख्याल से कोई पिछले 6, 7, 8 महीने में जा ही नहीं सक रहा था अंदर ज़मान पार्क के, क्योंकि सबको पता था कि एंट्री बंद है। जो लोग समझते हैं कि लड़ाई, मार कुटाई की सियासत, एहतजाज की सियासत, इन चीज़ों से थोड़ा परे रहना चाहते हैं कि थोड़ी बैठ के बातचीत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उनको बिल्कुल आउट कर दिया गया, उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। सो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बताना चाहता था कि आज, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ के लोग भी बैठे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इतने लोग माशाल्लाह शामिल हो रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ इस तरह की, इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं। मगर हम चाह रहे थे कि एक दिन आके कम से कम सबको हम दिखाएं कि रोज़ यहाँ पे क्या हो रहा है पार्टी के ऑफिस के अंदर। सो आगे चल के सब ये हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। आगे इलेक्शन आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है पार्टी की। जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने पूरा एक मैप बनाया है आगे इलेक्शन लड़ने का, और इंशाअल्लाह ताला मिल के सब पूरी जद्दोजहद से इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में होती है, कोशिश पूरी होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी। और आखिर में मैं आपको फिर दोबारा ये बता दूं कि ये मतलब नहीं है
कि पार्टियां, अगर आपने पार्टी चेंज की है तो आपका नज़रिया चेंज हुआ है। हम सब अभी तक उसी नज़रिए से अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबके सवाल लूँगा, सबके लूँगा, एक एक करके लूँगा। आपने अपनी सारी जो जद्दोजहद की है वो नून लीग के भी खिलाफ की है, तो अब इलेक्शन में क्या आप उनके साथ एडजस्टमेंट करके चलेंगे या उनके साथ फिर आप फिर अलग उनके मुखालिफ ही चलेंगे इस इलेक्शन में? देखें जी, मैं सबसे पहले हमसे किसी से रब्ता नहीं किया। मैं आपको ये बता दूं कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। निशान हमारा आपको पीछे नज़र आ रहा है, औकाब का निशान है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है। हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक हमसे किसी ने ना कांटेक्ट किया, ना हमने किसी से कांटेक्ट किया। सो इंशाल्लाह ताला एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या वो आपने उस्मान बुज़दार की शिकायत लगाई थी, इस वजह से टिकट नहीं मिला था, या फिर कि आपको किसी और तरफ से शिकायत हो गई? आपको एग्जैक्टली रीज़न पता लग गया है। सो इस रीज़न पे मैं आगे बात नहीं करना चाहता कि मेरे ख्याल से जिस दिन मैं जिस मीटिंग का मैंने आपको बताया है, उस मीटिंग से होके आया, तो मेरे ख्याल से उस दिन ये प्लानिंग हो चुकी हुई थी कि इसकी तो अगली दफ़ा हमने पूरी पोजीशन को ठीक रखना। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर जो वहाँ था ही नहीं तो उसके साथ तो ऑब्वियसली उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, जो वहाँ था ही नहीं। जो लोग मौजूद थे, कोर्ट सिस्टम आपका देखें, कोर्ट सिस्टम जैसा मर्जी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी आपकी ओपिनियन है उसके मामले में, हम सब को एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं ना फैसले, जैसे भी फैसले आए हम सब को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। सो इसलिए जिनका आप कह रहे हैं जो 9 मई के अंदर मुलविस थे, जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो एक्सेप्टेबल होगा सबको। डॉक्टर साहब एक तो ये बताएं कि अब आप नई जमात के साथ आए हैं, आइंदा जो आपने वोट हासिल करना वो या तो किसी जमात के मुखालफ ही हासिल करके आपके बयानी आपने कराना, वो तहरीक इंसाफ का जो वोट है, जैसे कारकुन को आपके पास उनके आप लेके आ रहे हैं, उनका वोट हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी जमात आपकी फुर्सत बना रही है, ये ज़रा बताओ। देखिए जी, वो इलेक्शन जो हमने लड़ना है वो नून लीग के ख़िलाफ़ भी है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी है, सबके खिलाफ है। जो इलेक्शन में आएगा, जो भी इलेक्शन में आएगा उसके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन जो है ना, एक रेगुलर सियासत एक अलग होती है और इलेक्शन की एक अलग साइंस है। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखना, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा हम उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। फैसले करवाए असम्बलियों से बाहर निकलना, 9 मई का वाक़या हो, पंजाब असम्बली की दौर करना, वो कौन लोग थे जो पीटीआई चेयरमैन की साजी करते थे? आपको नाम पता है? देखें मैं एक सियासी बंदा हूँ, सियासी बंदा कभी भी नाम नहीं लेता, ठीक है, नाम कभी भी नहीं लेता। आप सबको मेरे से ज़्यादा नाम पता है, आप सब वहाँ पे खड़े होते थे, आप सबको पता था कि कौन अंदर जा रहा है और कौन अंदर नहीं जा रहा। मेरे से 10 गुना ज़्यादा आपको बेहतर पता है कि अंदर किसकी एंट्री हो रही थी और किसकी एंट्री नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि माशाल्लाह आपके विजन में और उस्मान बुज़दार के विजन में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ने इमरान खान को छोड़ दिया है और दोनों ने एक ही चार्जशीट फ्रेम की है। उस्मान बुज़दार का तो आपका विजन तो सेम ही हुआ है। नहीं, उस्मान बुज़दार ने अपना विजन बताया है, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि उसका विजन क्या है। आपने उसका विजन कभी सुना है? मैंने तो सुना नहीं कि उस्मान बुज़दार का विजन क्या था। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताएं कि उस्मान बुज़दार का विजन क्या था, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब ज़रूर दूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आईपी को जिस खिलाफ को पूरा करने के लिए लाया गया था, बज़ाहिर उसके नताइज नहीं मिल रहे हैं, दोबारा फिर से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्या वो इसलिए किया गया है कि उनको IPP की जानिब जो है वो लाया जाए या फिर खेला जाए? मुझे तो किसी क्रैकडाउन का पता नहीं है। जिस चीज़ पे हमने इलेक्शन लड़ना है, अगर आपने कैमरे मोड़े तो ये सारा हमारा मंशूर लगा हुआ है, हमने तो इस पे जाके इलेक्शन लड़ना है। और जो क्रैकडाउन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे पास उसका इल्म नहीं है। कि आपके मरकज़ी रहनुमा है फवाद चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनको अरेस्ट किया गया। हमने देखा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया जो पोलिटिकल पार्टीज अपने रहनुमाओं के लिए रखती हैं। इसकी क्या वजह? दूसरे
बहुत सारे लोग जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करती हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी फवाद चौधरी की थी उस पे ऊपर गामजन है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किसी केस में मेरे ख्याल से अंदर हुए, वैसे तो नहीं है, क्योंकि हर बंदा मेरे से ये पूछता है कि जी, बल्कि मेरे से कुछ दिन पहले पूछा गया कि जी आईपीपी के अंदर बंदे हैं, उनमें से कौन जेल में? मैंने कहा फवाद चौधरी। सो एक बंदा तो हमारा जेल में है ना। पार्टी के हैं। मैं आपको ये बता दूं, मेरी बात सुन ले। जिस दिन पार्टी फॉर्म हुई थी, इसी तरह हम बैठे हुए थे ना पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर, 2 सीटें छोड़ के फवाद चौधरी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो अगर वो बैठा हुआ था तो फिर आके टीवी पे कह दे कि मैं नहीं हूं आईपीपी में, या तो वो आके खुद कह दे कि मैं आईपीपी में नहीं हूं, तो फैसला खत्म हो जाएगा। जब एक मेरी बात खत्म कर लो, आप बता दें, चलें आप पहले। आपने बात की सबको टीम अपनी पार्टी का हिस्सा करार दे रहे हैं अभी, जबकि जो हाशिम रोगर साहब हैं, जो आपकी सेक्रेटरी कमीशन पंजाब हैं, वो इस चीज़ को कह चुके हैं कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये तज़ाद थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि है या नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस दिन फवाद चौधरी, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो तो पिछले 2 महीने से फिर रहे थे। आपने उनसे पूछना था कि जी जब आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप बैठे हुए थे जिस दिन पार्टी फॉर्म हुई है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आप पार्टी में हैं या नहीं है, वो आपको बता देंगे। मैं समझता हूँ जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने आके तरदीद मीडिया पे नहीं की, या वीडियो बना के कोई डाल दे कि जी मेरा आईपीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद, बात खत्म हो गई। साहब ये बताइएगा कि जो आईपीपी है, पीटीआई छोड़ने वालों के लिए पहली जमात आईपीपी है, उसमें लोग आ रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला काट के आ रहे हैं, कुछ शुमाली इलाका जात की सैर करके आ रहे हैं। तो जो लोग रह गए हैं पीटीआई में, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? आपके पुराने दोस्त हैं, उनको कोई पैगाम दें कि चिल्ले के बगैर ही आईपीपी में कैसे आया जा सकता है? सर मैं आपको ये बताऊं कि आईपीपी के अंदर 95% लोग जो हैं वो पीटीआई से, 95% प्लस। अच्छा, अब इनमें से ये सारे जो मेरे यहाँ भाई बहनें बैठे हुए, कोई उठ के नून लीग में चला जाए, पीपल्स पार्टी में चला जाए, हमें तो बंदा नहीं मिलेगा कोई बात करने वाला। तो आपका कंफर्ट जोन एक हमारा रिश्ता है, हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं, हम एक दूसरे के बच्चों का पता है, हमने इतनी जद्दोजहद इकट्ठी गुजारी है, हमारा नज़रिया एक है, तो हम कहीं जाके किसी और किस तरह बैठ सकते हैं? सो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल जगह लोगों को नज़र आती है, आप वहीं जाते हैं जहाँ पे आपके साथी हों। सो इसलिए जब सब बाजी कहते हैं यहाँ पे सारे पीपल्स ये पीटीआई के लोग हैं, सो पीटीआई के लोग इसलिए या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके लिए कंफर्ट जोन है। अब मुझे पता है कि सादिया को मैं 15 साल से जानता हूँ, सुमेरा को, इनकी वालदा को मैं 15 साल से जानता हूँ। सो इसलिए इनकी फैमिलीज़ को, जिस तरह मेरे ये बाकी सारे भाई बहनें पीछे बैठे में, सबको मैं 15 से 10 साल से जानता हूँ, तो इनके लिए तो वही कंफर्ट जोन है जहाँ पे आना। डॉक्टर असद उमर साहब ने कहा कि मुझे आईपीपी वाले बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि पार्टी में आ जाए, आपकी उनसे बातचीत चल रही है? अब तो उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, उनके ऊपर केसेस भी हैं, तो ये तासुर जा रहा है कि या तो आईपीपी ज्वाइन करो या फिर केसेस जो हैं भुगतो। तो इसको क्लियर कर दें, आपकी असद उमर के हवाले से क्या बातचीत चल रही है? देखें, असद उमर साहब के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, सबकी बातचीत होती रहती है, वो उनका एक ज़ाती फैसला है, मगर ये एक बड़ी क्लैरिटी से सारे बात सुन लें कि जी आईपीपी ज्वाइन की तो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मेरे ऊपर केसेस हैं अभी, बाकियों को छोड़ दें, मेरे ऊपर, मैं शामिल तफ्तीश हूँ, मैं ईसीएल के ऊपर हूँ, मैं मुल्क से नहीं बाहर जा सकता। सो जो ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना जी कि आईपीपी ज्वाइन करें और आपकी ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आप ईसीएल से, सब झूठ है, मेरे ऊपर है, जाके वेरीफाई कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब ने क्योंकि पीटीआई छोड़ दी है, अगर आपकी शिकंदी में आना चाहें तो उन्हें वेलकम करेंगे? बहुत याद आ रहा है आपको उस्मान बुज़दार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।